आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आपने मतलब 10 लाख लोगों को चाइल्ड लेबर से बाहर निकाल के स्कूलों में डाला। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कैसे फील करती हैं उसको लेके? हम तो भगवान के ऊपर हमें कुछ ये नहीं है, आई एम एन एथियस्ट। लेकिन जब हम ये लड़कों को लड़कियों को देखते हैं 20 साल के बाद, ये ऐसा अनुभूति हुआ कैसे कि वो दिव्यानुभूति है, भगवान मिल गया है। इतना अच्छा लगा क्योंकि ये जो बच्चे हैं बहुत लड़े, बहुत संघर्ष किए। फर्स्ट काम से बाहर आने के लिए संघर्ष था और जब स्कूल गए स्कूल में और ज़्यादा संघर्ष था क्योंकि आपको हमको मालूम कि स्कूल में कुछ नहीं होती है। फिर भी वो लड़े और 10वीं पास किए, ग्रेजुएट्स बने, टीचर्स बने, पुलिसमैन बने, डॉक्टर्स बने। परसों ही एक लड़का जो बंधुआ मजदूर था 14 साल तक, वो जियोलॉजी में पीएचडी कर दिया। और ये देखने के बाद हमको लगता है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनके जीवन में, उनके पड़ोसी में, गांव-गांव में। बदलाव आना है तो सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही बदलाव आती है और कोई रास्ता नहीं है। बहुत खुश हुआ हमें तो, आई फेल्ट सो हम्बल्ड। आँख में पानी भी आ गया जब हम इतने बच्चों को देखे और कितना त्याग उठाए उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिले करने के लिए और पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। बट चाइल्ड लेबर के साथ आपका जो काम रहा है वो किस तरह से आप अप्रोच करती हैं उसको? जब हम शुरुआत में हम तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पूरे गांव के बीच में था और हमारे जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ थे वो गांव से आते थे। सो हमको थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि क्या है वो गांव। हमारे तो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है लेकिन संबंध नहीं है अगले गांव से। तो हमने शुरू किया गांव जाने, और अगर गांव जाना है तो किधर जाना, किसके पास जाना। तो हमने सोचा कि सबसे जो पीड़ित है, सबसे जो गरीब है, जो दलित है, उनके घर जाना और देखता कि वो कैसे है। लेकिन वो सुबह नहीं मिलते हैं, सब काम पे जाते हैं। तो हम रात में उधर टहलना शुरू किए। सबसे सबसे पीड़ित जो है, जो बंधुआ मजदूर है, और काफ़ी काम किए हैं उनके बारे में। उनके पास जाकर बोलना कि ये कानून है, बंधुआ मजदूर की अबॉलिश कर सकते हैं। तो उनको तो उतना करेज नहीं मिला। उस समय पर 40% जो है बंधुआ मजदूर वो बच्चे थे। तो हमको लगा कि नाइंसाफ़ है। इतने छोटे-छोटे बच्चे खेती में काम करना, गाय बकरे चराना, ये तो इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो हमने कहा कि इनको तैयार करेंगे और उनको तैयार करने में भी दलित जो बस्ती है उस सबको थोड़ा ताकत दिए, बोले कानून है, उनको निकलवाए, नोटिस आया निकल। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस जो है बहुत इतना बड़ा सोशल बॉयकॉट, बहिष्करण, और रास्ते में जो ऊंच जाती थी उनके गांव से बाहर मेन रोड नहीं जा सके, काम नहीं मिले, तो पूरा हिंसा की वातावरण था। हमको लगा कि ये ठीक बात नहीं है। बच्चों के बारे में सब बात करना चाहिए और सबको मिलकर जाना चाहिए। तो ये था अपना शुरुआत। I learned a lot of lessons from this initial experience. जब हम बंधुआ मजदूर को निकाल लिए, 2-3 महीने में और बच्चे उनके जगह ले लिए काम करने में। और जो हमने देखा वो गांव में तो सिर्फ ये नहीं है काम पे, काफ़ी बच्चे काम कर रहे हैं। एटलीस्ट 60% ऑफ चिल्ड्रन तो काम में भी थे। छोटे बच्चे 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे, और लड़कियां तो घर में ही थे। छोटे बच्चे को देखना, फ्यूल लाना, पकाना, और इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा जिम्मेवार था वो छोटे-छोटे लड़कियों को। अगर ये छोटे बच्चे 2 साल के बहन और भाई थे, उनको देखभाल करने के लिए इतना बोझ था कि अगर उनका तबीयत ठीक नहीं था तो ये परेशान हो जाती थी। ये कैसा,
हमको लगा कि लड़कियों का बचपन ही नहीं था, ये लड़कियों का बचपन ही नहीं था, उनको वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। इसलिए हम सोचे कि सिर्फ बंधुआ मजदूर नहीं, जो बच्चे स्कूल से वंचित है सभी बच्चों को हम प्रोटेक्शन देना है, सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला करना है। ऐसा शुरू हुआ। जब उन बच्चों को हम निकाले काम से स्कूल में ले गए और शिक्षक बताता है कि ये 10 साल की है, 12 साल के, 13 साल के, कहाँ कैसे पढ़ाएंगे हम, अगर सिर के ऊपर लगा कर चले जाए तो हम क्या कर सकते हैं। और सुरक्षित नहीं थे ये बच्चे, तो हमको एक कैंप लगाना पड़ा जहाँ हम रोटरी क्लब, लायंस क्लब, थोड़ा थोड़ा राइस और वेजिटेबल्स ऐसे लिए और 3-4 महीने उनको पढ़ाए। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड कि आफ्टर 4 मंथ्स ये बच्चे कितना अच्छा पढ़े कि 7th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन को तैयार हुए, पास भी हुए और स्कूल में हम दाखला कर सके। तो हमको लगा कि इनका जवाब है नहीं, ब्रिज कोर्स। जो अगर हम बच्चे को बाहर लाते हैं, उनको तैयार करना है स्कूल में। दूसरी चीज़ व्हाट आई लर्नड वाज, वो गांव में सोचते थे सभी, हमको अच्छा लगता है सिर्फ गांव नहीं, ये देश में सोचते हैं कि गरीब बच्चे नहीं पढ़े तो भी ठीक है, कोई शौक नहीं है, कोई हैरान नहीं होते कि क्यों ये बच्चा नहीं पढ़ रहे, क्यों ये बच्चा काम कर रहे, ये पूछने वाले भी नहीं है। तो हमको लगा कि एक सामाजिक नियम तैयार करना है कि सभी बच्चे, सभी लोग, ऊंच नीच सभी लोग ये सोचे कि हमारे गांव में कोई बच्चा काम में नहीं लगाना है, सभी बच्चे स्कूल में ही जाना है। सो चेंजिंग सोशल नॉर्म वाज द एफर्ट। और अगर बच्चे स्कूल से वंचित है और इसीलिए है कि समाज में नियम नहीं है कि स्कूल बच्चे सब पढ़े, तो समाज में वो बनाना का जो है काम करना बहुत अर्जेंट था। सेकेंड रीज़न हमको लगा कि काफ़ी लोग बताते हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे क्यों और काम करें क्योंकि वो गरीब है। हम जब देखे तो हमको लगा गरीबी वजह ही नहीं है जो स्कूल से वंचित है, जो काम कर काफ़ी यू सी रिसर्च globally in the universities they say that child labor poverty is the cause of child labor। हमको लगा गरीबी तो वजह ही नहीं है, और ये वजह है कि लोग नहीं सोचते हैं कि गरीब के दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे, मार्जिनलाइज बच्चे पढ़े। दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन स्कूल ही नहीं है। अगर स्कूल बनी तो बच्चे जाते हैं ना, अगर स्कूल ही नहीं है तो स्कूल में कुछ नहीं हुआ तो कैसे जाते। तो हमको लगा कि पॉवर्टी इज़ नॉट द रीज़न, और हमारे काम में ये भी हम बता सके कि पॉवर्टी इज़ नॉट द रीज़न, क्योंकि जैसे बदलाव हुआ उनके गरीबी भी कम हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल हम शंकरपल्ली में काम करते थे और लड़कियों ने कपास तोड़ने के लिए जाते थे, फूल तोड़ने के लिए आते थे। उनका दिन में 5 रुपया वेतन था। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, यू नो। सुबह सुबह जाते थे 6 बजे, 10 बजे तक छोड़ते थे, फिर शाम पे जाते थे और 5 रुपये के लिए। जब हम सब बच्चों को स्कूल में दाखिला किए, गर्ल्स को, तो लेबर शॉर्टेज हुआ, ओ कोई लेबर नहीं आए। तो औरत ने बताया कि 5 रुपये के लिए हम नहीं काम करते, 50 रुपये पूछे, बिना यूनियन बने, क्योंकि लेबर शॉर्टेज था और डिमांड किए और 50 रुपया वेतन बढ़ गई। तो हमको लगा कि ये जो बच्चे काम करते हैं वो मार्केट की डिमांड से काम करते हैं। मार्केट को सस्ता लेबर चाहिए, मार्केट को ऐसे लेबर चाहिए कि उनके ऊपर शोषण करे, कि उनको दबाव करके उनसे काम लिए, और अगर निकल गए तो अडल्ट्स को और ज़्यादा वेतन मिलेगा। जब अडल्ट वेतन घर पे लाते हैं तो नेचुरली घर का जो पॉवर्टी है थोड़ा कम हो जाती है। सिर्फ लड़कियों के नहीं, वो बंधुआ मजदूर तो 5% गेहूं देते थे एज एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लड़कों को। उनको जब काम से निकलवाए तो
कोई नहीं बच्चे मिला कि बंधुआ मजदूर बने, तो अडल्ट्स को लेना था। अडल्ट्स को 70,000 रुपीज़ पर मंथ दिए, और आवर्स ऑफ वर्क को बोले हम 8 घंटे हम नहीं काम करते, अगर काम करें तो आप ज़्यादा देना। तो लेबर डिमांड ज़्यादा होती है जब बच्चों काम पे नहीं है। और हमें लगा कि पूरा इस सिर्फ खेती में नहीं, बिस्किट फैक्ट्रीज में हम काम किए। वो बच्चों, लड़कियों और लड़कों बिस्किट पैकिंग करते हैं क्योंकि इट्स चीप लेबर। जब उनको हम निकाल दिए, लेबर तो was so expensive, they had to replace it by machines. इधर भी गांव में भी जब हम मजदूर को निकाले बंधुआ मजदूर से, ट्रैक्टर्स आ गई। तो यू नो देयर इज अ चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिना हम सोचे। ये हमने किए कि इसका दे बिकम गुड, पॉवर्टी गए, लेकिन हमको ये मिला कि जब बच्चे काम नहीं करते हैं, गरीबी भी हट जाती है। और ये बहुत बड़ा लेसन है। पूरे देश में हम ये आर्ग्यू किए हैं कि पॉवर्टी इज़ नॉट द कॉज फॉर चाइल्ड लेबर। वी वर एक्चुअली अपोज्ड बाय मेनी फॉर सेइंग दैट। In fact, you said poverty argument is the cause for child labor. So that was the second lesson that we learned. First, that schools they have to go to. Second, poverty is not the cause for child labor. And the third is you must change social norms. We worked on these points. Now, how did we work? You know, what was, I think it's important to look at what the law said about child labor. It's such a pathetic law, you know. The Child Labor Act था 1986 में, हम शुरू किए काम 1990 से। चाइल्ड लेबर कानून ये बताती है कि जो खतरनाक काम करते हैं वो बैन है, और वो लिस्ट बनाए 11 काम, शिवकाशी, लॉक मेकिंग, कारपेट वीविंग, ऐसे। लेकिन हजारों काम में लगे हैं बच्चे। तो ये कानून क्या किया कि जस्टिफाई किया ये काम ठीक है। जब तुम 11 इंडस्ट्रीज में काम निषेध किए तो हजारों इंडस्ट्रीज में काम कर सकते। सो चाइल्ड लेबर लॉ वाज अ लेजिटिमेसी फॉर चाइल्ड लेबर। और क्यों ऐसे बनाए? तो कारण वो डॉक्यूमेंट में है, एक बच्चे सब गरीब है, उसको काम करना ही चाहिए, नहीं तो फैमिलीज विल कोलैप्स। दे रिटन इट इन द लॉ। सो कहाँ बच्चे के बारे में सोचे? ये चाइल्ड लेबर लॉज बनाने वाले हमको अभी भी नहीं मिलते हैं। कौन था ये ऐसे सोचे कि बच्चों अपना घर को संभालने के लिए बोझ उठाना चाहिए, और बच्चों के लिए कानून बनाते हैं कि वो बच्चों काम करे, काम किए। तो इसके ऊपर तो बहुत लड़े हम कि ये चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर को बैन करना है। सो दैट वाज अ लॉ। और एजुकेशन पॉलिसी क्या था तब? वो बताए कि उस समय नाइट स्कूल्स जाना है बच्चे। दे कॉल्ड इट नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स। पूरे देश में नाइट स्कूल्स एक बड़ा मुद्दा था। एनसीईआरटी में एक नाइट स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर डिपार्टमेंट था। हर एक राष्ट्र में नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट था। करिकुलम, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, पूरा दिन ये बच्चों को काम करना, और नाइट स्कूल आकर वो लांथर के नीचे बैठकर पढ़ाना। तो ये भी हमको लगा कि ये कैसी इंसाफ है। अपने बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, और उनको तो मौका भी नहीं देते कि हम आज नहीं जाते स्कूल। अगर उनको अच्छा भी नहीं लगा तो हम बोलते नहीं, स्कूल जाना ही है। तो इधर है जस्ट ऑपोजिट कि तुमको स्कूल जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम काम करो क्योंकि तुम गरीब हो, और तुम रात्रि पाठशाला में जाओ। हमको लगा ये दिस इज़ नॉट फेयर। नाइदर चाइल्ड लेबर लॉ नॉर एजुकेशन बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, उसके बाद में आते। इस माहौल में हमको सोशल मोबिलाइजेशन करना पड़ा। हमें ये लगा कि हम कभी स्कूल नहीं रखे। हमारा ब्रिज कोर्स बहुत अच्छा चलता था। 6 महीने 8 महीने में तो बच्चे सब अच्छा पढ़ते थे, और हमारे कार्यकर्ता भी बोलते थे कि क्यों हम
स्कूल में, सरकारी स्कूल में डालना है या हम ही पढ़ाते उनको। तो हमको लगा ये उनका हक है। कितने स्कूल्स हम बन सकते हैं, कितने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। अगर गांव में सभी बच्चे गए, हमारे ब्लॉक में सभी बच्चे गए, हमारे जिला में सभी बच्चे गए, हम तो, हमारे पास तो उतना ताकत नहीं है, और फिर भी उनका हक है। तो वो स्कूल में ही जाना चाहिए, और अगर स्कूल नहीं है, अच्छा नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर डालकर स्कूल को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उनका हक है। तो हम हक के बारे में बोलना शुरू किए। वो हक के बारे में जब बोलते हैं, हम समाज में जो सब है, सब जातियों हैं, उनको भी बताते हैं कि एक हक है, और स्कूल और टीचर, लोकल ऑफिशियल्स, उनको भी बताते हैं कि ये हक है। अब नहीं मालूम कैसे उनको पढ़ाते हैं, हम तो दबाव डालते हैं, हम तो 100 बच्चे आपके स्कूल में डालते हैं, आप उनको पढ़ाना। सो वी टुक अ नॉन नेगोशिएबल स्टैंड। कोई बच्चा स्कूल के बाहर नहीं रहना, सभी बच्चे स्कूल में जाने, इसमें तो समझौता ही नहीं है। आई थिंक दैट ना समझौता जो स्टैंड है, वही था हमारा ताकत। ताकत था हक के बारे में बात करना, ताकत था क्या इंसाफ है, क्या इंसाफ है कि गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या इंसाफ है कि वो भूखे हैं, क्या इंसाफ है कि उनके फ्यूचर बंद हो जाती है। तो वी टॉक्ट अबाउट जस्टिस एंड वी टॉक्ट अबाउट चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल्स। ये आसान काम नहीं था। हम तो आसानी से बता दे रहे हैं आपको कि ये इंसाफ है तो गए। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ जो संघर्ष है, संघर्ष को रिजॉल्व करने का प्रॉब्लम था। अगर हम 10 लाख बच्चों को स्कूल में दाखला किए, तो 10 लाख प्लानिंग बनाना था, 10 लाख कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना था, और इस 10 लाख कॉन्फ्लिक्ट्स जो संघर्ष है, उसको शांति बनाने के लिए कई मेथड्स किए हैं। एक ऐसे किए कि जब बच्चे स्कूल से, आई मीन काम से बाहर आते हैं, तो उनके मालिक बहुत दबाव डालते हैं। जैसे हम बताए कि सोशल बॉयकॉट होता है, बहुत बहुत दबाव और बहुत हिंसा भी। हमको लगा कि हम वापस उनके ऊपर हिंसा नहीं किया जाए, लेकिन देख के कि वो कैसा हमारा पार्टनर बने। सो वी हैड समथिंग कॉल्ड विद्यादान सेरेमनीज। जब एक मालिक, समझे फॉर एग्जांपल प्रभाकर रेड्डी, वो बंधुआ मजदूर को लिबरेट कर दिया, तो हम न्यूज़पेपर में लगाते थे कि फलाना ये मालिक स्पॉन्सर्ड एजुकेशन ऑफ दिस चाइल्ड। और विलेजेस आफ्टर विलेजेस हम नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे के ऊपर ये मालिक सबको बिठाते थे, और ये बच्चा उनको गार्लैंड करता था, और वो स्कूल बैग, बुक्स, वो सब देते थे, और बोले कि हम आपका जो विद्या है, शिक्षा को हम स्पॉन्सर करते। दिस इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम गांधी। See, non-violence is the only way you can bring about transformation. It's not easy, it's a very difficult program. लेकिन 1000 बार जाना हो मालिक के पास और बताना कि क्यों आप हमसे नहीं मिलेंगे, अगर हम में अच्छापन है तो उनमें क्यों नहीं होगा, उन जाति का ही हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि पूरे उन जाति एंटी दलित है, उन जाति वालों भी अच्छे लोग हैं, तो उनको मिलाओ, और उनसे दूसरे उन जाति को बुलाओ। सो ऐसे कि bring everyone together to support a child to go to school. It was a huge program. I'll give you one example of कहाँ कैसे बदलाव आ गए हैं, not in our शुरुआत but otherwise also, like एक हमारे कार्यकर्ता को मालिक ने he tied to a tree, क्योंकि बंधुआ मजदूर के निकले और started whipping him। तो हम कलेक्टर को बताए, और उनके ऊपर केस भी बना, और हम बहुत खुश हुए। हम हैदराबाद में थे, और उनको हमारे कार्यकर्ता को लेटर दिए कि बहुत अच्छा काम किए कि आप 7 बॉन्डेड लेबर को यू रिलीज्ड। वो हमको लिखते हैं कि रियल विक्ट्री इज व्हेन वो मालिक बताता है कि हम अच्छा काम किए, तब तक वी हैव नॉट वन। और उनके ऊपर और नेगोशिएट करे, बोले आप रिच कोर्स आओ, आप अपने बच्चों से बात करो, इतना अच्छा बना कि वो मालिक पूरे
he was a very rich landlord. Because he turned, पूरे 10 गांव वो सब बदल गए और उनके गांव में तो सभी बच्चे स्कूल में आने लगे. So it was a problem, it was an issue of changing norms, resolving conflict, getting children to school. अगर हमारे ऊपर हमला हुए तो भी not to become personal but win them over onto your side. And I think this is what we learned again from our nationalist movement, that you will have to get as many as possible, all class movement to get children to school. Well, this is so. स्कूल में तो और दूसरा समस्या है कि स्कूल तैयारी नहीं है बच्चों के लिए आने. 5वीं क्लास तक एक स्कूल हुआ और 6 से 8 तक दूसरी स्कूल हुआ. 5वीं तक अगर हम लिए वो माँ बाप को मालूम नहीं होता आफ्टर 5th क्लास किधर जाना. अगर जाना है तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, इनकम सर्टिफिकेट होना है, कास्ट सर्टिफिकेट होना है. उन दिनों में आधार कार्ड नहीं था, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना है. ये तीनों सर्टिफिकेट उनको मिलना ही मुश्किल हुआ. और एक स्कूल से 3-4 बच्चे ही जाते थे 6th क्लास, बाकी सब ड्रॉप आउट होते हैं और फिर हमको करना पड़ता स्कूल में जाने के लिए. तो हमने कहा कि ये जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्कूल की होना है कि वो सर्टिफिकेट्स बनाए. माँ बाप क्यों बनना है. और स्कूल जो 5वीं क्लास का होता है, स्कूल प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करके जो पड़ोसी में स्कूल है वहाँ देना. तो ये 2 years करे और वैसे आफ्टर क्लास 5 क्लास 6 ऑटोमेटिक जाने लगे. 6th क्लास में तो टीचर्स 3 ही थे और हर साल हम 150 चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा भरने लगे. और वंस टीचर्स नहीं मिले तो टीचर्स हमारे ऊपर तो बहुत दबाव डाले कि हम कैसे पढ़ाए. तो हम टीचर्स को एक समूह बनाए, उसको तेलुगु में बोलते हैं बाल कार्मिक विमोचन वेदिका. इट्स अ टीचर्स फॉर लिबरेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. सो उनसे वी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, टेलिंग देम कि आपका जिम्मेवार है, यू आर अ टीचर नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन कमिंग टू योर स्कूल, you are a teacher for all children in your village. We actually won them over. We had to speak to teachers unions also. And क्योंकि teachers unions नहीं थे हमारे साथ. Teachers union का काम ही अलग है. चाइल्ड राइट्स का काम नहीं होगा टीचर्स यूनियन का. वो खुद का वेतन, खुद का ट्रांसफ़र वही होता था. पढ़ाई क्लासरूम में क्या हुआ वो टीचर्स यूनियन का अभी भी थोड़ा कम ही है. फिर भी थोड़ा बदल गए हैं, लेकिन टीचर्स यूनियन नहीं सुनते थे. ये लोकली टीचर्स 4,000-5,000 टीचर्स को हम तैयार किए और स्कूल जो है गांव में जो है सब बच्चे स्कूल आने लगे. तो दिस इज़ द थिंग. व्हाइल वी वर डूइंग दिस हमने काम किया है. इट वाज अगेन इन लेट 90s सर्व शिक्षा अभियान आई था. वो तो माहौल बनाने का, इट वाज रियली अ वेरी वाइब्रेंट पीरियड. हमको लगता है स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में बात करने में. तो एमवी फाउंडेशन, हमारा संस्था का नाम है एम वेंकटरंगैया फाउंडेशन, एंड बताना भूल गए हैं. लेकिन काफ़ी ऑफिसर्स पूरे देश से आते थे हमारे रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स कैंप देखने के लिए और हमारे कम्युनिटी से बात करने के लिए, हमारे टीचर से बात करने के लिए, ताकि हमको इनवाइट किए हैं उनके स्टेट में काम करने के लिए. तो हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमको इनवाइट किए. तो 50 जिला में हम हमारे वॉलंटियर्स को दिए हैं. आसाम में बुलाए, कोकराझार, चिरांग, जहाँ बोडो का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, वहाँ हमारे we sent our volunteers. We sent our volunteers to Chhattisgarh. We sent our volunteers to wherever they were calling us to handhold to do this work. To give you an example, जब हम मध्य प्रदेश गए, वहाँ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक समूह है तीर वाले. वो लाइवलीहुड है छोटे छोटे स्टीलिंग
छोटे छोटे चोरी करना। तो उनके बच्चे के बारे में उनको बच्चे को हम ले, और ट्राइबल कम्युनिटी भी थे, उनसे हम काम करते थे। वो झाबुआ में हमारे लोगों को बोले तुम अंदर वाले नहीं है, तुम बाहर वाले है, तुम चले जाओ, और उनको भी रस्सी बांध कर बिठा दिए। तो हमारा कार्यकर्ता उनसे कहा कि जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं वो अंदर वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों को प्यार नहीं दिए तो आप अंदर वाले नहीं होते। आपके बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे, आप ही बताइए आप अंदर वाले हैं क्या, हम अंदर वाले हैं क्या। और उसके बाद तो बहुत मोबिलाइज किए और मान गए। रेजिडेंशियल ब्रिज को उसके पैसे आना था भोपाल से, 2 महीने हुआ नहीं आए। तो ये तीर वाले बोले वहाँ ऊपर जो है भोपाल में वहाँ से नहीं आता, हमारे हमसे बड़े चोर है, वो वैसे बताए। हम तो नहीं मानते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि वो वहाँ से पैसे नहीं आता, हम खुद देते पैसे। और खुद पैसे दिए और खुद रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स बनाए। वो ये हुआ 15 साल पहले। अब तो वहाँ उस ब्रिज कोर्स से काफ़ी लड़कियाँ और लड़के आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स बनाए। सो वी हैड अ टेम्पलेट ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, और टीचर्स से काम करना, दोनों से, इधर सरकार से काम करना, इधर समाज से काम, वेयर वी चेंज द माइंडसेट्स और build strength in the community to take care of their children. We did it in Assam, and when I was in the commission, I chaired the National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR. So we did a similar work through a program called Bal Bandhu. Government of India, Prime Minister's office supported this program. This is in the year? This is in the year 2010 to 11. And it was a big creditable thing that Prime Minister's office, Manmohan Singh ji, he and the Home Ministry, they said, yes, you have to work for children's rights in areas of armed conflict, जहाँ नक्सल थे। तो हम as NCPCR we did launch this program called बाल बंधु। तो वो बिहार में हम रोहतास में किए, शियोर में किए, जमुई में किए, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किए, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़े में काम किए, और गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश में खम्मम में किए। तो एंड ऑल्सो जब हमको ये पिटिशंस आ रहे थे कमीशन में कि कश्मीर में क्यों नहीं आ रहे आप, अंडर द लॉ वी वर नॉट, NCPCR डिडंट कवर कश्मीर। तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बताया कि देखिए वहाँ से भी आ रहा है जी, उनको सेफ प्लेस रखना है और आर्म कॉन्फ्लिक्ट एरिया। देन इट मेड एन एक्सेप्शन, गवर्नमेंट गेव परमिशन टू NCPCR टू वर्क इन कश्मीर ऑल्सो। वो तो 1 साल हुआ क्योंकि आई हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम उमर अब्दुल्ला because of the autonomy, you had to take their permission. And this experience was really, really heartwarming. क्योंकि वहाँ ये नक्सल एरिया में जो था बहुत भय था वहाँ, और स्कूल्स नहीं बनी, टीचर्स नहीं जाते थे क्योंकि उनके ऊपर दबाव होती थी, इधर पुलिस नहीं तो नक्सल से। हमको नहीं मालूम सही भी दबाव है नहीं तो ये वजह है नहीं जाने के लिए। और काफ़ी जगह जब छत्तीसगढ़ में गए वो स्कूल सब आर्म्ड फोर्सेस के ऑक्यूपेशन में था, तो स्कूल्स तो कहीं भी नहीं था, आंगनवाड़ी कहीं भी नहीं था, और तरस रहे थे जो आदिवासी की अपने बच्चे पढ़े, लेकिन वो माहौल ही नहीं था। तो उसमें हम सोशल नॉर्म किए, उसमें हम यात्रा जब होता है बात करें कि सभी बच्चे जाए। बहुत अच्छा काम हुआ, 3 साल बच्चे आने लगे, स्कूल बनने लगी, और हम तो कंप्लेंट किए कि आर्म फोर्सेस नहीं रहना चाहिए स्कूल में, तो उसको भी निकाल दिए आर्म फोर्सेस को स्कूल में। हमको एक वन थिंग दैट आई रिमेंबर, ये सब जो अंदर है जो नक्सल एरिया में ट्राइबल्स को दांतेवाड़ा में उनको जानकारी हुआ और बोले कि हमारे बच्चे क्यों नहीं जाना है। तो एक फादर एंड सन वो बताया कि 4 दिन हम भटकते जंगल में आए,
जहाँ हमारे बच्चों को लड़का को स्कूल में दाखिला किए, तो सो मूविंग यू नो। सो ही केम एंड हमारे कार्यकर्ता को मिला, हमारे कार्यकर्ता बोला कि उनको हॉस्टल में लगाना है, तो बाप ने किया कि ये आपका जिम्मेवार है, हम उसको छोड़कर हम चले जा रहे हैं। तो फाइनली वी गेव हिम एन एडमिशन। 10 दिन के बाद that father brings 10 other children to saying that they need education. So it just showed that how much they care for education and how much they want their children to study, and any opportunity they're willing to or let go their children for study. You know, that was quite moving. And all these in Rohtas, the other day I was 3 months back, I was in Rohtas, you know, वहाँ बिहार में तो पलायन ही जाते हैं, और एक गांव में तो पूरे फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स थे। वहाँ हम फिर सोशल मोबिलाइजेशन की बात किए और बच्चे स्कूल जाना शुरू किए। वहाँ दिस मदर हमको बता रही है, शी ऑन अ व्हाट्सएप शी इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड, वो तमिलनाडु में है, और बता रहा है कि देखो आपका लड़का स्कूल जा रहा है। ही कुडंट इवन बिलीव that his son can even study. So that conversation was happening. He said, show me my son. उनको बताओ. And he couldn't believe that the son is in a school uniform with a school bag, and he says, you make him study. Don't give up on it. वो पढ़ना है, पढ़े तो ही वो अच्छा बनेगा. Then we went to another Musahar colony, you know. मुसार तो आप जानते हैं ना, राजा पकड़ में वो बहुत उनको महादलित बताते हैं, एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यू वुडंट बिलीव। तो वैसे लोग हम भी कभी नहीं देखा था, इतना पॉवर्टी। दिस हैपेंड ओनली 3 months ago। वहाँ गए तो वहाँ स्वैम्प है, वहाँ पानी है, कपड़े गंदे कपड़े हैं, और बच्चे तो बाल नहीं सुधारा है। Absolutely that kind of area. There our कार्यकर्तास are working, and somehow सबको इकट्ठे करें। और पड़ोसी में जो गांव है, जो ऊंच जाति वाले हैं, वो तो कभी नहीं गए मुसाहर कॉलोनी को। तो हमारा ये है स्ट्रैटेजी कि क्या है कि उन लोगों को कि लेना है, तो उनको मोबिलाइज किए, उनको बताए आप आइए। और इसमें वो बच्चे अच्छा 1-2 महीने सिर्फ ये किए कि उनका पानी नहाना, बाल बनाना, क्लीन कपड़े पहनना, और इवनिंग में थोड़ा उनसे खेल कूद करके थोड़ा टेबल्स पहाड़ियाँ बोलते थे, और रेसिटेशन वैसे करना। ये सबको इकट्ठे करके स्कूल में ले गए। वहाँ राजा पकार है, वो टीचर बोलते ये गंदे बच्चे को आप कैसे उठा कर ले आए हैं। तो बच्चे तो इतना उत्सुक हुए कि हम स्कूल जा रहे हैं, गाना गा के जा रहे हैं स्कूल में, और फर्स्ट थिंग दे हियर फ्रॉम द टीचर, इतना गंदे बच्चे को ये नहीं आते, बाकी बच्चों को खराब कर देते हैं। एंड so much of insult, you know. So we felt we have to win over this teacher somehow. हाँ, इसको ऐसे नहीं कि इनके ऊपर कंप्लेंट करे और बोले कि ऐसे जाति भेद कर रही है। तो अगेन वी वर्क हार्ड। अब वो टीचर हर रोज जाती है ओतोला को, और खुद बच्चों को ले आती है, और शी इज डन अ साइंस एग्जीबिशन एंड अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इन अ स्कूल विद दिस किड्स। वहाँ मध्याह्न भोजन में अलग से बिठाती थी इन बच्चों को, अब वैसे नहीं हो रहा है। तो हमको ये लगता है कि वी शुड नॉट गिव अप, करते ही रहना जब तक वो बदले। तो दिस इज द बेसिक थीम, यू नो, नॉन वायलेंस, चेंज इन सोशल नॉर्म्स। बट जब ये सब तैयार है, जब समूह तैयार है, पेरेंट्स तैयार है, बच्चे तैयार है, यूथ तैयार है, विमेंस ग्रुप तैयार है, पंचायत तैयार है, तैयारी ऊपर नहीं है। वो लगता है कि एक्चुअल चैलेंज, इनको तैयारी करने में 1 साल 2 साल तैयारी हो जाते हैं।
हम ऐसे काम युगांडा में किए हैं, जिम्बाब्वे में किए हैं, नाइजीरिया में किए हैं, प्यूर्टो रिको में किए हैं, मोरक्को में किए हैं, इथियोपिया में किए हैं। सभी जगह कर सकते हैं, सभी जगह ग्राउंड लेवल कर सकते हैं, लेकिन किसको Policy change. द स्टेट गवर्नमेंट एट अ गवर्नमेंट लेवल they still have no commitment, or still don't, they're cynical, they think teachers खराब है, वो नहीं पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं पुअर पेरेंट्स कांट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वो बोलते हैं समूह तैयार नहीं है, सो दे ऑलवेज प्लान ऑन थिंग्स दैट आर नॉट हैपनिंग, एंड उनको जानकारी भी नहीं है कि इतना हो रहा है। हम और एक जगह गए हैं, झारखंड, सरंदा फॉरेस्ट एंड कियोंझर, वहाँ एस्पायर बोलकर एक NGO है जिसमें टाटा स्टील इज फंडिंग देम। दे आर वर्किंग इन 8,000 विलेजेस, deep forest among the mines, and they have transformed societies. But there is no knowledge of this happening on the top, because teachers भी नहीं बताते हैं कि वो कर रहे हैं। सुनने वाले है तो सुनाई होता है, अगर सुनने वाले नहीं है तो बात नहीं बताते हैं। तो the challenge is not the ground, the challenge is that there are no schools. I'll come to that later. सो करंटली मैम आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस है हमारी पॉलिसी को लेके, जो ये चाइल्ड लेबर हो या चाइल्ड अट्रॉसिटी हो, या जो ये बंधुआ मजदूर की तरह बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, वो क्यों आज भी चले जा रहा है? जैसे हमने बताया कि ये बड़ा चैलेंज है जो पॉलिसी का और गवर्नमेंट की कमिटमेंट का, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइल्ड लेबर एक्ट में बदलाव आई है, ये जो स्कूल से वंचित है वो सब चाइल्ड लेबर है, वो मान गए हैं। लिंक बिटवीन चाइल्ड लेबर एंड राइट टू एजुकेशन हो गई है, फिर भी देर आर नो रेड्स, देर आर नो रेस्क्यूइंग ऑफ चिल्ड्रन। होगा थोड़ा 5,000 की FIRs बनी है, कन्विक्शंस भी नहीं बनी है, तो फिर भी अभी भी वो सोचते हैं बच्चे गरीब है तो काम करना ही है। ये भेदभाव जो है ना, वो इट्स स्टक इन द माइंड कि इट्स ओके फॉर चिल्ड्रन टू बी वर्किंग एंड नॉट इन स्कूल्स। देन इफ यू लुक एट द स्कूल्स, ये तो बहुत बड़ा जंग है, ये कम जंग नहीं है, देयर इज अ बैटल फॉर स्कूल्स दैट इज गोइंग ऑन। अब तो ये करंट राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू एजुकेशन एक्ट हुआ। राइट टू एजुकेशन में क्लियरली बताया कि कोई बच्चे स्कूल से बाहर नहीं है जाना है, सबको हक है स्कूल, नॉट नाइट स्कूल, स्कूल में जाना है, और जो सुविधा करना पड़ता है वो सब सुविधा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब स्टेट तैयार करना है कि बच्चों को ले आए, किसी वजह से स्कूल से बाहर नहीं निकालना है बच्चों को, इधर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ऐसे नहीं। और ये भी बताते हैं कभी भी अगर अक्टूबर में बड़ा बच्चा आए स्कूल उसको नहीं टकराना है, उसको ले आना है। और अंडर द राइट टू एजुकेशन है जो हम ब्रिज कोर्स बनाए थे, वैसे एज अप्रोप्रिएट क्लास को एडमिट करना है, और स्कूल की जिम्मेवार है कि वो उनको स्पेशल एजुकेशन दिए। ये सब कागज़ के ऊपर ही है, इट हैज़ नॉट बिन इम्प्लीमेंटेड। ये भी बताया कि और चिल्ड्रन शुड पास फ्रॉम वन क्लास टू द अदर विदाउट डिटेनिंग, क्योंकि अगर डिटेन हुए तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सो एवरीथिंग दैट इज़ चाइल्ड फ्रेंडली इज़ ऑलरेडी देयर, लेकिन in reality there are many problems. We have schools without teachers. There are, this year alone there was a news item, 80,000 schools were closed down, government schools, because there were no teachers or there were single teachers. There are schools with only teachers and no children, even that can happen. There are schools without washrooms, schools without toilets, schools where the roof is collapsing, schools without boundaries, and schools जहाँ गाय बकरी cigarette liquor everything is around there. So you find that it gives an indication of सरकार को स्कूल के पब्लिक स्कूल के बारे में कैसी सोच है।
ज़रा भी मर्यादा नहीं है, डिग्निटी नहीं है फॉर अ चाइल्ड। अगर वो टॉयलेट के लिए लड़ रहे हैं, वॉशरूम के लिए लड़ रहे हैं, टॉयलेट और वॉशरूम नहीं, ये खुद का डिग्निटी है ना। And that children too need respect, need dignity is not there in their mind at all. And अब तो और भयानक चीज़ जो आई है वो है आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड दाखिला नहीं होती है, अगर कानून भी है फिर भी वो अंदर नहीं आ सकते हैं। और आधार कार्ड में तुम्हारा स्पेलिंग होता है, बोलो राजकुमार, राजकुमार इज वन वर्ड, राज अलग, कुमार अलग वर्ड। आधार कार्ड में अलग अलग राजकुमार होता है और बर्थ सर्टिफिकेट में एक ही होता, सो इट डज नॉट मैच, सो ही इज नॉट अलाउड इन स्कूल। एंड किधर उसको बदलाना, at the birth certificate level or at the आधार level, who is to do this? So वो बोलते हैं आधार कार्ड जाएंगे। एक मोटर बाइक में 4 बच्चे सामने, 4 बच्चे पीछे, मोटरसाइकिल में अपना कार्यकर्ता ले जाता है। ओ ई सेवा जो वहाँ गए तो वो नहीं रहता, करंट नहीं रहता, 3-4 बार जाना पड़ता है। और आधार कार्ड लेने के बाद ये बिहार की कहानी बता रहे हैं कि बैंक में दे हैव टू ओपन एन अकाउंट, उसका प्रोसीजर भी बहुत है। अगर बैंक अकाउंट है तो सब फ्री मिलता है, लेकिन दिस इटसेल्फ इज पुशिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। अगर कुछ एक्सक्लूजन अब है वो इस वजह एक्सक्लूजन है, ये आधार, हमको लगता है ये डेटा टेररिज्म है। ये क्योंकि वो बच्चा बोलता है हम हैं, आई एम देयर अलाइव, आई एम माई ओन प्रूफ। Why do you need a proof when I am there as my own proof? But that's not acceptable. That is it. In some states, there is something called a permanent education number. हर एक बच्चों को कंप्यूटर में उनका नाम हो गया है। प्राइवेट स्कूल गए तो भी उनका नाम कंप्यूटर में है। वो प्राइवेट स्कूल्स का धंधा अलग ही है, हम बताते हैं। अगर उनको अफोर्डेबल नहीं है, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल आना चाहते हैं, वो लिस्ट में उनका नाम निकालना है। जब तक नहीं निकालते तब तक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सकते। और नहीं निकालता है, वो प्राइवेट स्कूल टीचर बोलते तुम्हारे पूरे फीस भरो तभी निकलेंगे, नहीं तो अगर फीस भरे तो भी हमारे बच्चों को संख्या कम हो जाता है तो हम नहीं देते हैं। So there are these little things, but it costs the life of a child as a student. And वो नहीं कर पाते हैं। So these are the problems. And ये टीचर्स का अटेंडेंस वो रेगुलर नहीं होते हैं। अगर रेगुलर हुआ तो भी पढ़ाई करने का काम से और दूसरा काम ज़्यादा हो गया है। मिड डे मील करने का काम ज़्यादा हो गया है, और वो अकाउंट्स करने के लिए, और फिलिंग अप ऑनलाइन अटेंडेंस। और ऑनलाइन है अब फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, एक बड़ा प्रोग्राम आई है NEP से। काफ़ी स्टेट्स में हर एक बच्चे का डेवलपमेंट जो है, लर्निंग डेवलपमेंट, एक टीचर भरना चाहिए ऑनलाइन। तो कब पढ़ाता है और कब ऑनलाइन ये सब काम करता है। और वो ये बात बोलने के लिए भी उनको he has no space. So these are the problems of what is happening in the schools today, and so much so that actually government schools में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं बताते कि कुछ भी नहीं हो रहा। There are dedicated teachers, there are dedicated officials, लेकिन उनको सपोर्ट देने का जो सिस्टम है वो नहीं है। तो काफ़ी माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डाल दे रहे। In this country now, from 58% of children are in private schools. ऐसे गए तो 10 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाती है। एंड इट्स सो अनअफोर्डेबल। आप जानते हैं कि हमारे घर में 2 औरत काम कर रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए 20,000 रुपया लगता है। 2 बच्चे हैं तो 40,000। यहाँ 40,000, दूसरी औरत को 40,000। हमको महीने में 80,000 इन अ ईयर आई विल हैव टू स्पेंड ऑन देयर स्कूल फीस। हमको देने के लिए वो नहीं, लेकिन उनका कितना दे डोंट लाइक, पाँव पड़ते हैं।
क्यों पढ़ना, और बहुत कष्ट उठाते, पूछने में भी कष्ट होता ना, क्यों पूछना है? क्या सरकार नहीं है? सरकार का हक नहीं है? सरकार स्कूल नहीं चलाती है? क्यों अपने पाँव पढ़कर अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करना है? सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, 8th क्लास के बाद तो प्राइवेट स्कूल्स ही है, वहाँ कितना खर्च उठाना पड़ता। और आपको जानना है कि बच्चे तो समर हॉलीडेज में काम करते हैं, दसरा हॉलीडेज में करते हैं, सैटरडे संडे काम करते हैं, क्योंकि वो 8वीं के बाद पढ़े। Up to 8th class there is some kind of pre-education, but after 8th it's a private. And look at the inequality in school, that they can't afford it, and children are still working. They're working to go to class 9, they're working to go to class 10. You wouldn't believe how much they have to work to have clean clothes. सिर्फ पढ़ना तो बुक्स होना है, बस चार्ज होना है, ट्रांसपोर्टेशन रखना है, क्लोथ्स रख, and for all that they're working. I don't think there is any poor child who is doing high school without working. क्यों करना है? सरकार नहीं है क्या उनके? वो स्कूल्स क्यों नहीं बनाते हैं? तो this is a tragedy of schools. And why is it so? क्यों स्कूल के ऊपर बजट नहीं है? क्यों इन्वेस्टमेंट्स नहीं है? See, कोठारी कमीशन ने कहा कि 6% of budget रहना चाहिए schools के. अब तो 2.5% only is being invested in education. Again, I come back to how much you care for the poor, for the marginalized, for the Dalit, for the Adivasi, for the minority, for girls, for those who are disabled, and their education. I think we have to interrogate, and I think we need an elite consensus. ज़मीनी तौर पे तो सबको मालूम है कि बिना पढ़ाई तो बदलाव ही नहीं आता, इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल्स जा रहे हैं, इसीलिए तो इतना खर्च कर रहे हैं स्कूल्स में. So they are convinced. But why is it that there is no elite consensus on investing in children's education? I have no answer to this. But there is no elite consensus, and unless people in the top, in the bureaucracy, the politicians, the corporate sector, the intellectuals, the middle class, unless they bring pressure, because there is pressure on the ground. Sending a child to a private school is a pressure. It's an indication that there is a demand. Why is it that the government has given up on education? I have no answer to this. और प्लस जैसे आप लेबर की बात कर रहे हैं, किसी चाइल्ड को लेबर से हटाकर प्राइवेट स्कूल डालना इज इम्पॉसिबल. It's impossible, isn't it? Where is the question of investing? They are the poor families. But that doesn't mean that they're investing. Parents are selling their land. They're selling their jewelry to send children to school. These are anecdotal. I have not made studies on this to prove to you and to show you evidence that this is happening. But I know I'm dealing with thousands of parents. And why must they invest in education? Is it not their right? And the transformator, it's so important to see that education, without education, there can't be social transformation. Without education, गरीबी नहीं हटा सकती. Without education, बराबरी नहीं होती. Inequality will continue. The biggest inequality in the country is between those who are in school and those who are out of school. So education is a mantra for perhaps 90% of your issues, problems. And the cost of inaction, अगर नहीं किए तो imagine the kind of situation we will be 10 years hence. Even today, what is happening is a result of cost of inaction. जब in 1938, the National Planning Committee of the Indian National Congress for the first time said children must have a fundamental right to education. The Congress Party, for children between 6 to 14 years, क्योंकि वो अच्छा नागरिक बने, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इंडिया में अपना रोल दे प्ले.
Then it became part of directive principles. बताए कि ये हक नहीं हो जा सकती क्योंकि टीचर्स नहीं है, सरकार तैयार नहीं है, 10 साल के बाद हम फंडामेंटल राइट बनाएंगे. सो 1950 से 1960 10 साल हुआ, फंडामेंटल राइट नहीं बनी. और जब प्लानिंग कमीशन हर 5 साल में मिलते थे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में नो मेंशन एट ऑल. वो भूल ही गए कि हम वी प्रॉमिस्ड आवर चिल्ड्रन दैट देयर एजुकेशन इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल राइट. एंड प्लानिंग आफ्टर प्लानिंग वो बताते कि 6 to 11 प्राइमरी स्कूल शुड बी देयर. बट प्राइमरी स्कूल इज नॉट इनफ. Is it enough for a child to be in school only up to for 5 years from 6 to 11? They talked about district primary education program as recent as in the 90s and 2000. Primary education, I mean, what are you talking about? You're in the 20th century and now you're not even able to talk beyond class 8. So somewhere there is a feeling, again I would say that ये गरीब बच्चों को ये बस है भाई, 5वीं तक पढ़ो बस है. 5वीं से थोड़ा निकले राइट टू एजुकेशन एक्ट में 8वीं तक. लेकिन व्हाट अबाउट चिल्ड्रन आफ्टर क्लास 8? देयर शुड बी अ कानून वेयर चिल्ड्रन टिल 18 आर स्टडीइंग. एंड ये फेसेस मत करो, अब प्राइमरी करते, बाद में एलिमेंट्री करते, बाद में हाई स्कूल करते, ऐसा नहीं होना चाहिए. सब फेसेस इक्वल रहना चाहिए. जब स्कूल से वंचित है, उस एज के बराबरी स्कूल में एंटर करने के लिए मेक प्रोविजंस, क्लियर इट. ये 10 साल नहीं होगी, अगर सोचे तो 3 साल में बना सकते हैं. सोचना है, दैट इज हर एक बार प्लानिंग में करते 10 साल के बाद, 20 साल के. क्यों 10 साल से ये बच्चे विल हैव टू बी वेटिंग फॉर हिज राइट टू बी डिनाइड? इज इट? सोचे तो क्या फ्लाईओवर नहीं बनाए, मेट्रो नहीं बनाए, ये सब बना सकते हैं ना. इवन रॉकेट इज गोइंग टू द मून. इज इट सो डिफिकल्ट टू सेट अ स्कूल? एंड आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर pressure and a recognition that there's a battle for education. There's a battle for school, and they cannot lose it for the sake of children, they cannot lose it for the sake of the country. What is democracy? Democracy is about equality. Democracy is about social justice. बिना बराबरी, बिना इंसाफ लोकतंत्र कैसे बनेगी? इलेक्शंस, वोटिंग राइट, ये सब ठीक ही है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है, लेकिन इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, इंक्लूजन, ऑल दिस इज डेमोक्रेसी. सो यू कांट बी अ गर्व, आई मीन प्राउड नेशन with inequality and with injustice. And education is a means to do that. You know, it's so important that government pays attention to education for transformation of children, transformation of society, transformation of the country. You know, when we found when children are in school, children become children. Parents become parents. Teachers become teachers. Gram panchayats become gram panchayats. There's a total transformation, you know. And the health of a system is by looking at the history of one girl child. Agar you can measure what the state is if you look at the life of one girl, what she has gone through at home, her vulnerability and gender discrimination at home, early child marriage, early pregnancy, lack of health, anemic, and abuse and violence, repeated abortions, and total lack of self-hood, where she's not seen the world beyond her house and her village. That is itself a reflection of what our system is about. आज की बात करें तो चाइल्ड लेबर की जो पॉलिसीज़ है, क्या वो किसी तरह से लागू की जा रही है, और वो पॉलिसीज़ कैसी हैं? Like all policies वैसी है. कभी कभी आता है एक प्रोग्राम ऑपरेशन मुस्कान, जब 2 महीने के लिए काफ़ी स्टेट्स में रेड करते हैं
बच्चों को काम से निकालना और उनको अपने जो पलायन से आते हैं उनके अपने गांव को ले जाना। लेकिन जब ये करते हैं परमानेंट सोल्यूशन नहीं करते हैं कि वो बच्चे फिर वापस नहीं आए काम पे और उसको पढ़ाई दिए, वो फॉलो अप भी नहीं है और वो कानून के मुताबिक तो पनिशमेंट ही है 50,000 रुपया मालिक के ऊपर, FIR दर्ज करना है, फॉलो अप करना है, वो कुछ नहीं होगा। तो अगर अच्छा NGO है, चाइल्ड राइट्स का NGO, तब ये फॉलो अप होता है, ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा। मतलब यहाँ से वो बच्चे ले जाएंगे और वहाँ से दूसरे बच्चे आके काम करना शुरू। दूसरे बच्चे वही बच्चे भी आ जाता है, ऐसे नहीं कि ये तो कितना ईस्ट इंडिया से ईस्टर्न यूपी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कितने बच्चे हैं पूरे देश में, चूड़ी बनाने में, एम्ब्रॉयडरी बनाने में, जरदोजी, बैटरीज, एनी वर्क, ईंट की भट्टी, फायर, सब बच्चे हैं। और ये दिस इज ऑल्सो ट्रू, जो पॉलिसी बनाते हैं वो नहीं सोचते कि बच्चों क्या चाहते हैं। क्या बच्चे चाहते हैं कि वो हर दिन ऐसा सिए जहाँ योर नीज आर एकिंग, घुटनों की दर्द होती है, बॉडी इज पेनिंग, पीने के लिए पानी नहीं रहता है, इवन इन दोस क्लोज रूम बाथरूम नहीं रहता है। क्या यू थिंक चिल्ड्रन एंजॉय दिस वर्क? वो बताते हैं कि जो वीविंग है ये बच्चों ट्रेडिशन, दे लर्निंग ट्रेडिशन, या कांजीपुरम में साड़ी बनाते हैं उनको ट्रेडिशन। इज इट द बर्डन ऑफ द चाइल्ड टू मेंटेन ट्रेडिशन एट द कॉस्ट ऑफ स्कूल? उनका और मौका अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए ना। वो चाहे मे बी ही इज थिंकिंग ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर एंड नॉट कीप वीविंग ऑल हिज लाइफ with a loss of eyesight, with backache. They have no clue to how much health hazard it is for a child to be working. And what does a child want? He sees that अपना पड़ोसा जो है, हम उनके साथ हम खेल कूद कर करते थे, वो तो स्कूल गए और हम काम पे। And every child is looking, is there somebody listening to my voice? Every child is looking, is कोई है क्या हमारे बात सुनने के लिए, हमको इधर से बाहर ले आने के लिए कोई है क्या? किससे बताते, किसको बताते हैं बच्चे? गाय बकरी चढ़ाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता गाय बकरी। हमको तो पेंटिंग के जैसे बहुत अच्छा दिखता है कि वो गाय चढ़ा रहे हैं, वो बकरी है, आसमान है, क्लाउड्स है, खेती है, कितना खुश है। क्या वो खुश है? So we just don't have an idea of what is going on in the mind of the child. उनका बचपन क्या है सोच भी नहीं सकते। अगर कानून बनाए और सोचे क्या कैसी बचपन है ये बच्चों को, तो ऐसा कानून नहीं होता है, इस्तेमाल भी हो सकता है। You can even implement if you look at it from the child's point of view. What is his inner voice? What does he want? कभी कभी बच्चों भी बता सकते हैं कि हमको अच्छा लगता काम करने, ऐसे बच्चे भी है। तो हम उनको बताना है कि तुमको अच्छा लगा है तो भी ये तुम्हारा हक है तुम स्कूल जाने में। You know, you have to, because he sees no option, so he will pretend he likes it. So I think it's so important that the child labor law is actually implemented. And finally there has been a shock and an outrage. आप एक घर में जाते हैं और झारखंड से एक बच्ची लड़की आती है 15-year-old. She looks good, pant and shirt, lipstick. She serves tea to you. And the employer says, I'm taking care of her like my own child. अगर उनके गांव में गई तो उनको कुछ भूखी मरती है, so I am taking care of her. Who wants your charity? If you're really taking care of her, are you using the same bathroom? Are you sending her to the same school your child goes to? So why this hypocrisy? And if you really want to help her, tell her to go back and give her 1098 child line, give a complaint
saying that she's come here to work and she needs to be rescued and sent to school. You are not doing a favor to children at all. They are working because they are a source of cheap labor. You can't replace her by an adult. An adult might need some 25,000 rupees a month. This child will work for 10,000 and sleep under your staircase. And full time, 24 hours. So there has to be a shock. People have to know that they're not being kind if they're employing children. That attitude must go. That they are perpetuating poverty. They are by perpetuating child labor. Come and be partners in getting children to school. I won't give up on them. One has to work on them and tell them that, look, you're not doing any favor. And join us in this campaign against child labor. Join us in this battle for schools. Let us all win the battle for schools. Got it. Yeah. Nope.